अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नावल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल इश्क बेरहम की एपिसोड 11 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है आयशा कुरैशी ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 11 की तरफ चलते हैं। उसके चुप होने पर काज़मा ने उसको देखा था, जो सोफे की पूछ से टेक लगाए आंखें मूंदे लेटा था। वो कितना गलत समझती थी इसे, बिना उसकी सुने नफ़रत की दावेदार बन गई थी। ज़रूरी तो नहीं जो चीज़ हमें दिखाई जा रही हो वो वैसी ही हो। तस्वीर के भी तो दो रुख होते हैं, हर पहलू से देखना पड़ता है, ना कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके किसी को तकलीफ़ पहुंचानी चाहिए। लेकिन वो तो इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थी, फिर क्यों कर साइम ने उसे इतनी तकलीफ़ दी जब वो पहली बार उससे बाग में मिली थी। जब साइम ने उसे धूप में खड़ा कर दिया था, सिर्फ इस बिना पर कि वो उसके बाग में आई थी। इतना ही नहीं, उसकी बहन की गलती की सज़ा भी उसने उससे ली थी। उससे ज़बरदस्ती निकाह करके उसे अपने साथ रिश्ते में बांधा। उसका हक़ आमेज़ रवैया, पहनने को मुलाजमा के कपड़े दिए थे, सब कुछ जानते बूझते उसने हवेली के काम करवाने की कोशिश की। उसका कुर्ता जलने पर स्टोर रूम में बंद करते खुद भूल गया था, लेकिन उसने उसके हर रवैये और नारवा सलूक को माफ़ किया। उसकी हद तक आमेज़ रवैये पर भी उससे ही मोहब्बत की। हर इंसान का माजी होता है, साइन का भी था, लेकिन वो तो वाकिफ़ नहीं थी। हाँ, वो जानती थी असफन बलोच के बारे में, रायका ने बताया था, लेकिन इतनी गहराई से नहीं जितना साइम ने उसे बताया था। उसने तो उसे ये भी नहीं बताया था कि साइम भाई है उसका। ये बात जानकर काज़मा को दुख हुआ था। वो वाकिफ़ थी सोफिया बेग के साथ असफन बलोच के सलूक से, इसलिए बेतहाशा नफ़रत थी उनसे। रायका ने उसे बताया था कि यूसुफ बलोच को उन्होंने ही मरवाया है। उसे माजी का हर राज बताया गया था, सवाए उसके शाहीना बलोच क्यों इससे इतनी नफ़रत करती थी। उसने कितनी बार पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार जवाब निदारद। जब अमारा ने कहा कि साइम एक रेपिस्ट है तो उसके दिल में उसके लिए नफ़रत पैदा हो गई थी। उसने ऐसा हमसफ़र तो नहीं चाहा था जो किसी की इज्जत लूट चुका हो। ऐसा नहीं था कि अगर साइम उसे अपनी सफाई देता, हकीकत बताता, तो वो उसका यकीन नहीं करती। वो ज़रूर उसका यकीन करती, लेकिन साइम ने उसे हकीकत बताए भी ना उसे खुद से बदजन कर दिया था। वो जो पहले ही अमारा की बात पर परेशान थी, रात साइम का नशे की हालत में उसके कमरे में आना, उससे हक मांगना और उसके हवास मफलूज हो गए थे। और मोहब्बत की कोंपल उस वक्त ख़त्म हो गई जब उसने रात के अंधेरे में उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो इतनी बुरी नहीं थी कि उसे इस तरह बेमूल कर दिया जाए, लेकिन जिससे दूर जाना चाहती थी, घर से निकलने के बाद भी दोबारा उसी के पास पहुंच गई। और उसको डेविल रूप में देखना, उसकी बातें और सर्द लहजा, सख्त नज़रें, यही वजह थी कि वो उसे देखने से कतराती थी और आवाज़ कपकपा जाती थी। चाहे वो मास्क क्यों नहीं लगाए रखता था, लेकिन आवाज़ और चेहरे पर गौर करके आसानी से उसकी शिनाख्त की जा सकती थी। लेकिन शायद वो खुद ऐसा चाहता था कि कोई उसे पहचान ना सके। इतना सब जानने के बाद उसे इतना यकीन हो गया था कि जो ये उनका ख़ानदान बिखरा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं असफन बलोच का ही हाथ है। लेकिन जो भी था, उसने फ़ैसला कर लिया था कि वो उसे इतनी जल्दी माफ़ नहीं करेगी। थोड़ी सज़ा उसे मिलनी भी चाहिए। तुम्हें पता है, पाकिस्तान आने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब हुई थी? वो जो उसके करीब से उठकर जाने लगी थी, उसकी भीगी आवाज़ पर कुछ चौंकते उसकी तरफ मुतवज्जो हुई, और जो हनूस उसी पोजीशन में था जब तुम्हारी मॉम ने मेरा यकीन नहीं किया था। साइम टेक छोड़ता आंखें खोले उसे देखने लगा, जो हैरत ज़दा सी उसे देख रही थी। जब मैं एहतशाम से पहली बार मिला था ना, एनी 7 साल की और तुम शायद कुछ दिन की थी। एनी से हम 4 साल बाद न्यूयॉर्क से मिलने के लिए आए थे, जानती हो ना। साइम ने अपनी बात दोहराई तो उसने गायब दिमागी से सर हिलाया। उस रोज़ जब असफन बलोच ने मॉम को मार दिया था ना, साइम ने कर्ब से आंखें मीची थीं। मंजर फिर से आंखों के सामने घूमने लगा था और हमें ले गए थे। हमारे जाते ही एहतशाम एनी के साथ दरख्त के पीछे से निकला था, जो हमारा पीछा करते वहाँ आए थे और उनको हस्पताल ले गए थे। वहाँ उनका इलाज कराया था, लेकिन मॉम बच नहीं सकी थी। असफन बलोच मुझे घर ले गए थे और हवेली से ज़्यादा वक्त मेरा इसी बाग में गुजरता था। मेरी दुआ मॉम पर शुरू होकर खाला पर ख़त्म होती थी, जिनका पता आज तक नहीं चला। एहतशाम भी गालबन बाग में आया था और मुझे अकेले देखकर उसने मॉम के बारे में बताया तो कुछ लम्हे में कुछ कहने के काबिल नहीं हुआ था। एहतशाम ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैंने साफ मना कर दिया था, क्योंकि मैं आहत और उसकी दोस्ती के बारे में जानता था और असफन बलोच के बेटे से मैं बेतहाशा नफरत करता था। एहतशाम ने जब कहा कि हमारी दोस्ती सबसे ला इल्म रहेगी तो मैंने उससे दोस्ती की थी। 10 साल की उम्र से मैं हवेली आना शुरू हुआ था, लेकिन सिर्फ शाहीना आंटी के कमरे तक। इस हवेली में अपनी बहन तक से नहीं मिलता था। मेरा मतलब एहतशाम के बाद तुमसे और शाहीना आंटी से था, जिन्होंने मुझे एहतशाम की तरह मोहब्बत दी थी। मॉम के बाद मुझे उनके पास सुकून महसूस होता था, जिनकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं थी।
एहतशाम चूँकि हम सबसे बड़ा है तो उसका ध्यान हर तरफ था। अपनी उम्र से ज़्यादा उसने मेहनत की थी। यूसुफ अंकल के बेहतरीन दोस्त जैद अंकल के साथ मिलकर हर अच्छी बुरी चीज़ उनसे ही सीखी उसने। और मेरे ये 2 चेहरों वाला आइडिया भी उसका ही था, क्योंकि मेरे अंदर आज तक इंतकाम की आग जल रही है। तुमसे मैं हमेशा क्यान बनकर मिला। शुरुआत में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन फिर आदत हो गई थी। न्यूयॉर्क में अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने अली और रमीज़ के साथ मिलकर अपनी एक टीम बनाई थी जो 7 लोगों पर इन्हिसार करती थी। क्यान, अली, रमीज़, अहद, एहतशाम, शहरोज़, फराज। इनमें से रमीज़ और अली तो दोस्त थे मेरे, बाकी इन सबको शामिल करने वाला एहतशाम था। मास्टरमाइंड एहतशाम था, बस नाम मेरा इस्तेमाल होता था। तुम्हें पता है, फराज वो लड़का जो रुशना की यूनी में पढ़ता था, उसका जूनियर था। उसने अहद और रुशना को दूर करने के लिए रुशना का हुलिया ऐसा बना दिया था कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई है, और हमारे प्लान के मुताबिक वो दूर हो गई थी उससे, क्योंकि असमंद बलोच को मालूम हो गया था और वो उसे ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए हमने ये रास्ता चुना। एक और इंकशाफ था जो काज़मा पर हुआ था। अब रुशना और अहद के सवाल ऐसे उसे याद आए थे जो पूरी तरह सुलझ गए थे। एहतशाम चूँकि आ नहीं सकता था, इसलिए उसने शहरोज़ को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। हम चारों ने मिलकर हयात बेग और असफंद बलोच के ठिकानों का पता किया था, जहां वो असला और पाकिस्तान से लड़कियों को यहां भेजते थे। अमारा के ज़रिए मैंने हयात बेग की काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल की थी जो हमें काम आई थी। इनमें से एक ये भी थी कि सोनिया खाला का पता चल गया था, लेकिन जिस रोज़ हमें पता चलना था उसी रोज़ क्रिस्टी की वजह से मुझे पाकिस्तान आना पड़ा और मैं सीधा छोटी हवेली आया था। मेरा कोई इरादा ना था असमंद बलोच का लेक्चर सुनने का। मैं जब हवेली आया तो सिर्फ शाहीना आंटी ही जाग रही थी। पहले तो वो मुझे देख के हैरान हुई, लेकिन मैंने गुस्से में आके जब उनको सारी सच्चाई बताई, ये सोच कर कि वो मेरा यकीन करेंगी। लेकिन झटका उस वक्त लगा जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाते मुझे हवेली से निकलने के लिए कहा, क्योंकि उनके ख्याल में मैं भी असमंद बलोच के रास्ते पर चल पड़ा हूँ, और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में मुझे सबसे रिश्ता ख़त्म करने को कह दिया था। जिसके बाद मैंने कभी हवेली का रुख नहीं किया। साइम ने सब कुछ बताते उसे देखा, जो हाथों में सर थामे बैठी थी। कुछ और कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज हर हकीकत से उसको रोशनास करवाना चाह रहा था, इसलिए अपने लब काटते नरमी से कहता उसे पत्थर का कर गया। उसका झुका सर एक झटके में उठा था। तुम जानना चाहती हो ना कि वो तुमसे इतनी नफ़रत क्यों करती हैं? तो उनकी नफ़रत के पीछे की वजह यूसुफ अंकल का चले जाना है, क्योंकि तुम्हारी पैदाइश के 3 दिन बाद वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले, और आंटी को लगता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था, इसलिए वो तुमसे दूर रहती थीं। काज़मा की आंखों से गर्म स्याल बहने लगा। उसकी माँ इसलिए उससे इतना बुरा रवैया रखती थी कि उसको ही उसके बाप की मौत का ज़िम्मेदार ठहराती थी। उसका दिल चाहा वो इनसे शिकवा करे कि इसमें उसका क्या कसूर, उसे क्यों सज़ा दी। वो तो अपने बाप की मोहब्बत से महरूम हो गई थी, उनको लम्स को महसूस ना कर सकी, और माँ ने भी उसे मनहूस कहकर खुद से दूर कर दिया। साइम ने उसको अपने हिसार में लेना चाहा था, जब काज़मा ने हाथ उठाते उसको रोका था। साइम परेशान सा उसका रवैया देख रहा था, मतलब इतना कुछ कहने के बाद भी वो उससे नाराज़ हो रही थी। एक तासुब भरी नज़र उसकी पुश्त पर डाली थी जो कमरे से बाहर निकल रही थी। उसने उसके पीछे जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसको थोड़ा वक्त देना चाहता था। खैरियत, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एहतशाम शहरोज़ से बगलगीर होते मुस्तफसिर हुआ। मुझे बात करनी थी तुमसे। मुझे मालूम है तुम वाकिफ़ हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि रायका ने मुझे नुमान का पता करने को कहा था, जिसको कयान पहले ही उसके अंजाम तक पहुँचा चुका था, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों में उलझ चुका हूँ। अब तुम्हारे अलावा मेरी उलझन कोई दूर नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि रायका ने तुम्हें 2 दफ़ा फ़ोन किया था, उसके बाद तुमने भी किया था, जिसका जवाब उसने काफ़ी अच्छे तरीके से दिया था। और अगर तुम उसके माजी के बारे में जानना चाहते हो तो मुख्तसर तुम्हें बता दूं कि उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है और उसका बाप असमंद बलोच है। एहतशाम, मैं संजीदगी से कहा, तो फिर वो अपने बाप से इतनी नफ़रत क्यों करती है? और अगर असमंद बलोच उसका बाप है तो वो तुम लोगों के साथ क्यों रहती है? शहरोज़ अभी भी उलझा हुआ था। एहतशाम सोफ़े की पुष्ट से टेक लगाते उसको देखने लगा और फिर गहरा सांस खारिज करते उसको मुख्तसर सब कुछ बता दिया था, जिसे सुनकर शहरोज़ का गुस्से का गिराफ बढ़ा था। इतना बेहिस शख्स उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। मैं सब कुछ तुम्हें बताना नहीं चाहता था, मैं चाहता था रायका तुम्हें खुद से ही सारी बातें बताए, लेकिन ये सोचकर बता दिया कि तुम्हें उसे अपनाने में मसला ना हो। एहतशाम ने संजीदगी से कहा। तो शहरोज़ चौंकता उसको देखने लगा। शहरोज़, मैं कभी भी किसी बात से लाइल नहीं हूँ, ख़ासकर अपनी बहनों के बारे में। उनके साथ जो कुछ हुआ मैं सबसे वाकिफ़ था, सिवाय काज़मा और साइम के निकाह के। मुझे मालूम है कि तुम्हें काज़मा से मोहब्बत है। एहतशाम ने बगौर उसके चेहरे को देखा तो जो साइम और काज़मा के निकाह का सुनकर ज़ब्त से सुर्ख हुआ था, लेकिन वो मोहब्बत यकतरफ़ा थी। बेहतर है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। मुझे पता है तुम खुद गर्ज़ नहीं हो, तुम्हारा दिल
में काज़मा है, लेकिन यकीन करो रायका तुम्हारे लिए बेहतरीन हमसफ़र साबित होगी। अगर तुम उसे सोचने और समझने की कोशिश करो तो उससे मोहब्बत हो सकती है। तुम कहते हो कि तुम्हें काज़मा से मोहब्बत है, वो कशिश भी तो हो सकती है। मेरा मशवरा यही है कि तुम इस एकतरफा मोहब्बत को छोड़कर आगे बढ़ जाओ, और अगर तुम रायका को अपनाने के लिए तैयार हो तो मुझे यकीन है निगाह के बोल में इतनी ताकत तो होती है कि वो तुम्हें उससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दे। शहरोज़ कुछ नहीं बोला था, बस चुपचाप एहतशाम की बातें सुन रहा था। वो गलत नहीं कह रहा था। सारी ज़िंदगी अकेले रहकर नहीं गुजर सकती थी, उसे किसी न किसी को तो अपनी ज़िंदगी में शामिल करना ही था। फिर रायका क्यों नहीं, वो कोशिश कर सकता था। उसे भी यकीन था निकाह की ताकत पर, लेकिन एक डर था जो उसके दिल से जुदा नहीं हो रहा था। अगर वो उसे ना भुला पाया तो यहाँ आकर वो बेबस हो जाता था। एहतशाम उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। हाँ, वो शहरोज़ और रायका को एक साथ देखना चाहता था, लेकिन उसकी बहन इतनी गई गुजरी नहीं थी कि वो ज़बरदस्ती किसी पर मुसल्लत करता। इसलिए मुलाजिम को नाश्ता लगाने का कहता वो फ़ोन इस्तेमाल करने लगे। उसे बस साइम की एक आदत बुरी लगती थी, जो उसका गुस्सा था। गुस्से में वो आपे से बाहर होता, अपना ही नुकसान करता आया था। वो जानते थे इस हवेली में काज़मा महफूज नहीं है। असफंद बलोच की सारी गुफ्तगू वहाँ मौजूद उनके भेजे गए बंदे से मिल जाती थी, लेकिन जब असफंद बलोच ने हयात बेग को काज़मा के बारे में बताया, इनको अपना गुस्सा ज़ब्त करना मुश्किल लग रहा था। इस इश्तियाल को अमारा की बातों ने मज़ीद बढ़ा दिया था कि साइम गुस्से में तनफन करता वहाँ से निकल गया था और गुस्से में आते ही उसे हवेली से निकाल दिया था। अगर ऐन वक्त पर रमीज़ ना पहुँचता तो ना जाने क्या हो जाता। वो जो हर जगह काज़मा को ढूंढ चुका था, बस अपने फार्म हाउस ना गया था। अगर साइम उसे ना बताता तो उसे कभी पता भी ना चलता। वो घर में भी सबको बताना चाहता था, लेकिन शहरोज़ का मैसेज देखकर जल्द ही घर से निकल गया। एहतशाम, मैं तैयार हूँ। उसकी सोचों में खलल शहरोज़ की संजीदा आवाज़ ने डाला, जो गैर मरई नुक्ते को घूर रहा था। इतनी जल्दी तुमने फैसला भी कर लिया? शहरोज़, सोच लो, ये 2 ज़िंदगियों का सवाल है। जज्बात में आकर कोई भी फैसला ना लेना जो आगे जाकर नुकसानदेह साबित हो। एहतशाम ने संजीदगी से कहा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। एहतशाम, मैं सोच समझ कर ही फैसला ले रहा हूँ, जज्बाती फैसला नहीं है मेरा, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। शहरोज़ तहम्मुल से गोया हुआ तो एहतशाम ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। तुम क्या सोच रहे हो? रमीज़ ने गाड़ी चलाते अली से पूछा था, जो ना जाने किन सोचों में गुम था। उसकी बात पर उसको देखते सुकून से बोलते हुए उसका सुकून गारत कर गया। रमीज़, तुम्हें वो लड़की याद है जो अहमद की बहन है? शायद मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। हर वक्त ही उसको सोचता रहता हूँ। जब पहले उससे मिला था तो वो बहुत बहादुर बन रही थी, लेकिन आखिरी दफ़ा भी वो डरी सहमी हिरनी की तरह लगी थी। मुझे शायद अपनी इज्जत जाने के खौफ से, ये ऐसा खौफ है जो हर निडर लड़की को भी बुज़दिल बना देता है। अली, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? वो तुमसे कितनी छोटी है, वो सिर्फ 17 साल की है, और तुम कब से इन प्यार मोहब्बत में पड़ गए? रमीज़ ने उसको झिड़का, जिस पर उसने बुरा सा मुँह बनाया। वैसे तुम ये अहमद के घर की तरफ क्यों जा रहे हो? अली ने उसको देखते सफसार किया तो वो गहरे सांस हवा के सुपुर्द करते उसको बताने लगा, जो मुँह खुले उसको सुन रहा था। अहमद चाहता है कि हम उससे रुशना के घर लेकर चलें, ताकि वो इससे अपनी हरकत की माफ़ी मांग सके, उसके और आहत के बीच फैलाई गलत फहमी को ख़त्म कर सके। वो नादिम है क्योंकि उसे लगता है अर्शिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसको मकाफाते अमल की सूरत में मिला है, लेकिन ये सब कुछ तो क़यान के कहने पर किया गया था। फिर वो क्यों नादिम हो रहा है? और इस रुशना को तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, उसकी जान बचाई है उसने, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। वो बेकसूर होकर भी उससे माफ़ी मांगेगा। अली ने झुंझलाकर बोला तो रमीज़ ने उसको घुरी से नवाजा। अहमद के घर के सामने गाड़ी रुकी तो उसके दरवाजे पर ही अपना मुंतज़िर पाया था। अली की निगाह उसके अकब में उठी थी, लेकिन वहाँ उसे मौजूद ना पाकर मायूस लौट आई थी। अहमद मुस्कुराता गाड़ी में बैठा था। उसके बैठते रमीज़ ने गाड़ी स्टार्ट की थी। अली, जो कब से अर्शिया के मुतल्लिक सुनने के बेचैन था, रमीज़ के ना पूछते देख उसने खुद इस्तफसार किया, अहमद, तुम्हारी बहन मतलब अर्शिया को किसके पास छोड़ आए हो तुम? उसके सवाल पर रमीज़ ने उसे घूरा था, जबकि अहमद उसके सवाल में छुपी अर्शिया के लिए फिक्रमंदी देखकर मुस्कुराते उसे जवाब देने लगा। इस हादसे के बाद से उसने निकलना बंद कर दिया है। मैंने उसे साथ आने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके तफसील बताने पर उसने इस बात में सर हिला दिया। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा था। मुझे माफ़ कर दो रुशना, मैंने वो सब आहत से दूर करने के लिए किया था। वो लोग इस वक्त हवेली के लॉन में मौजूद थे। रमीज़ एहतशाम को पहले ही अपने आने का मकसद बता चुका था, इसलिए एहतशाम ने इस वक्त सबको वहीं पहुँचने को कहा था। छोटी हवेली के लॉन में इस वक्त साइम और काज़मा के अलावा सब मौजूद थे। शाहीना बलोच जुज़्ब का शिकार थीं। इन्हें इतने लोगों का यहाँ मौजूद होना, फिर एक लड़के का रुशना से माफ़ी मांगना, रुशना को आहत से दूर करने के लिए किया था, उनकी समझ से बालातर था। वो बस नासमझी से सब कुछ देख और सुन रही थी। रुशना की हालत तो ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं,
उसका सारा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। फराज को यहाँ देखकर एहतशाम और अपनी फूफो के मान को तोड़ चुकी थी। वो जो इससे मोहब्बत नहीं इश्क करता था, उसके इश्क को बेरहम कह चुकी थी। फरियाल के इतना समझाने पर भी वो आहत को ही कसूरवार ठहराती रही। जो बेगुनाह था आज वो हार गई थी। मोहब्बत और यकीन उसने एक साथ खो दिया था और वो खाली हाथ रह गई थी। इतने अरसे बाद अपने सामने दुश्मन जान को देखकर आहत का दिल जोरों से धड़का था। उसने कह तो दिया था कि उससे बेरुखी बरतेगा, जिस रोज़ हकीकत वाज़ेह होगी वो भी बेहिस बन जाएगा। लेकिन अब रुशना को इस हाल में देखकर उसका दिल चाहता सब कुछ पसोपुष्ट डालकर उसको यहाँ से ले जाए, जहाँ कोई मौजूद ना हो। लेकिन दिल को डिपट कर अपनी नज़रों का ज़ाविया बदल गया और मज़ीद उसके बहते आंसू देखना उसके बस में नहीं था। रुशना, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो किया गलत किया था, लेकिन हम मजबूर थे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आहत से दूर करने के लिए हम तुम्हें उससे बदगुमान करने की कोशिश करते तो तुम यकीन नहीं करती, इसलिए हमें यही मुनासिब लगा, क्योंकि कोई भी लड़की अपनी इज्जत और वक़ार को ख़त्म होता बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी रुशना और आहत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। शाहीना बलोच रसान से गोया हुई थी। नहीं माँ, फराज ठीक कह रहा है, वो माफ़ी मांगने आया है रुशना से, क्योंकि रुशना और आहत एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जिस यूनिट से रुशना पढ़कर आई है वहीं आहत पढ़ता था, लेकिन उनके आखिरी साल में असफंद बलोच को पता चला तो उन्होंने आहत को रुशना से दूर करने के लिए उसको मरवाने के लिए एक बंदे को पैसे दिए थे। इससे पहले कि वो रुशना को कोई नुकसान पहुंचाता, हमने उसे आहत से दूर कर दिया। एहतशाम की बात पर शाहीना बलोच ने बेयकीन नज़रों से रुशना की तरफ देखा था, जो आंखों में आंसू लिए उन्हें ही दिख रही थी। वो केन की कुर्सी पर गिरने से अंदाज में बैठी थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनके भाई का खून, जिसे उन्होंने अपनी बेटी बनाकर पाला, इन्हें धोखा देगा, उनके यकीन को तोड़ दे गए। वो अगर आहत को पसंद करती थी तो वो उसे मना नहीं करती, बशर्त ये कि वो इन्हें ऐसी जगह ना पसंद करती जहाँ वो तालीम हासिल के लिए जाती थी, क्योंकि इनकी नज़र में यह गलत था। उन्होंने इसे यकीन करके इतनी दूर भेजा था क्योंकि उसका ख्वाब था शहर से डिग्री लेने का। इनके ख़ानदान में कोई नहीं गया था, लेकिन उन्होंने रुशना को भेजा। लेकिन उसने क्या किया, इनका सर झुका दिया। वो मज़ीद कुछ कहे वहाँ से उठकर अंदर चली गई थी। रुशना, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? फराज ने फिर पूछा तो रुशना ने बेदर्दी से अपने गाल रगड़े। तुम माफ़ी मांगने आए हो ना फराज? मैंने कर दिया तुम्हें माफ़, लेकिन मैं किस किस से माफ़ी मांगूँ? तुम्हारी इस हरकत ने मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया था और आज मैं सबकी नज़रों में गिर गई। अपनी फुप्पो के मान को तोड़ दिया मैंने, जाओ कर दिया मैंने तुम्हें माफ़। रुशना बेबसी से कहते उठकर अंदर चली गई थी। आहत की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। जोहा ने एक नज़र एहतशाम को देखा था, जो उसको देख रहा था। इतने अरसे बाद अपने भाई को यहाँ देखकर रुशना को पहले तो हैरत हुई थी, लेकिन फिर अपने भाई पर से हर इल्ज़ाम हटते देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन अब रुशना को देखकर उसे बुरा लग रहा था। बस अब वो यही चाहती थी कि आहत रुशना की गलती ना दोहराए, उसे माफ़ कर दे। वो बात करना चाहती थी आहत से, लेकिन एहतशाम की इजाज़त के बगैर नहीं। एहतशाम जो जोहा को देखकर उसकी आंखों में रकम तहरीर को पढ़ते आहत से मुखातिब हुआ था। आहत, तुम जोहा से नहीं मिलोगे? उसकी बात पर आहत ने नरमी से मुस्कुराते जोहा की तरफ बढ़ा और उसके कंधे के गिर्द अपना बाजू फैराए वहीं लांग में मौजूद झूले की तरफ बढ़ गया था। सबको जाते देख रायका भी उठकर जाने लगी थी। वो कन्फ्यूज़ हो रही थी। शहरोज़ की नज़रों से जो गाहे बगाहे उस पर नज़र डालता और उसे उलझन में मुब्तला कर रहा था। एहतशाम और सबकी मौजूदगी की वजह से वो सब्र के घूंट पी रही थी, वरना उसका दिल चाह रहा था कि आंखें निकाल दे। शहरोज़ जो इत्मीनान से सबकी बातें सुन रहा था, उसकी नज़र रायका पर पड़ी तो उसे एहतशाम और अपनी बातें याद आई थीं, जिस पर वो लब भींता फराज की तरफ मुतवज्जो हो गया था। लेकिन फिर कुछ सोचता रायका को देखने लगा, जो उसके देखने पर बार बार दुपट्टा सही कर रही थी। उसके तासात देखते उसके लबों पर तबस्सुम बिखरा था। अपनी नज़रों से उसका परेशान होना उसे मज़ा दे रहा था। उसकी हालत से महफूज थे वो, मुस्तकिल उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए था। अब उसके उठने पर बदमज़ा हुआ था, जो उसको घुरते अंदर की तरफ जा रही थी। रायका, गुड़िया रुको, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। एहतशाम की आवाज़ पर वो हैरत से पलटी और उसको देखने लगी, जब सामने से साइम शान से चलता हुआ उसके सामने आकर रुका। और वो यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन एहतशाम के मुसलसल इसरार करने पर आ गया था। एहतशाम उससे बगलगीर होते वो उसके बराबर खड़ा हुआ था, जबकि रायका परेशानी से मामले को समझने की कोशिश कर रही थी। इनसे थोड़ी दूर फासले पर बैठे आहत और जोहा भी साइम को यहाँ देखकर हैरत का शिकार थे। एनी, कैसी हो तुम? साइम ने उसके सामने खड़े होते कहा तो रायका ने बेयकीन नज़रों से उसका चेहरा देखा था। उसे इस नाम से तो सिर्फ उसकी मॉम, खाला और भाई ने ही बुलाया था, तो क्या ये क्याम था? रायका ने बेताबी से उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और इस वक्त साइम बलोच से की गई नफरत तो बहुत दूर रह गई थी। अभी तो सिर्फ मोहब्बत थी अपने भाई से, जो उससे छोटा था, लेकिन अब वो कहीं से नहीं लग रहा था कि उससे छोटा है।
दराज कद, कसरती जिसामत के आगे ये फ़र्क तो बहुत पीछे रह गया था। उसके सीने से लगती वो फूट फूट कर रोती थी। उसके चुप ना होते देख साइम ने उसे खुद से अलहदा करते उसके आंसू साफ किए थे जो मुसलसल बह रहे थे। आज इतने अरसे बाद अपनी बहन को देखना और उसको रोता हुआ देखना साइम की बर्दाश्त से बाहर था। तुम हमेशा रोती ही रहा करो, उसके सर पर हल्की सी चिप लगाते नरमी से कहा तो रायका आसूदगी से मुस्कुराई थी। जोहा जो उठकर इनकी तरफ आ गई थी। साइम का किसी से इतनी नरमी से बात करने पर उसको अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। और क्या रिश्ता था रायका और साइम का? वो तो इनका भाई था जो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था और अब वो रायका से इतनी हंस हंस कर बातें कर रहा था। जोहा को ये ख्वाब ही लग रहा था। साइम तो तुम काज़मा को नहीं लेकर आई? अचानक रायका ने उससे पूछा। तो सबको ही काज़मा का ख्याल आया था जो उसके साथ तो नहीं आई थी, लेकिन जोहा को अपने भाई का नाम इस तरह लेते देखकर बुरा लगा था। लेकिन यहाँ परवाह किसे थी? नहीं, वो रोने का शुक्र फरमा रही थी, तो इसलिए उसको परेशान करना मैंने मुनासिब नहीं समझा और अकेला तुमसे मिलने के लिए आ गया। साइम ने शान बेनियाजी से कहा तो एहतशाम ने एक मुक्का उसकी कमर में मारा था जिस पर वो करहा कर रह गया था। मतलब तुम मेरी बहन को रोता छोड़ते हुए यहाँ अपनी बहन से मिलने के लिए आ गए? एहतशाम ने उसको घुरते हुए चबा चबा कर पूछा तो उसने बिला ताखिर अस्बात में सर हिलाया। हाँ, तुम्हारी बहन को मनाना एक बहुत बड़ा मार्का है। हर वक्त तो वो रोती रहती है, पता नहीं कहाँ से लाती है इतने आंसू। और तुमने कहा था कि जल्द अज जल्द पहुँचो तो मैं ऐसे ही आ गया, इसमें गलत क्या है? साइम ने दुख भरे लहजे में कहा तो अब रायका ने भी उसे घूरा जिस पर उसने कंधे उचका दिए थे। तुम जैसा शौहर मिलेगा तो रोना ही आएगा। शहरोज़ ने उसको देखते लतीफ़ सा तंज किया तो सबने अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। अलबत्ता साइम ने शहरोज़ को खूनख्वार नज़रों से देखा था जिस पर उसने आंखें घुमाई थी। एहतशाम, तुम इस शख्स की मेरी बहन से शादी कर रहे हो जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है। साइम ने संजीदगी से कहा तो रायका और जोहा ने हैरानगी से एहतशाम की जानिब देखा था जो इन दोनों की नोक झोंक पर अपनी हंसी जब्त कर रहा था। रायका ने सदमे से अपने सामने बैठे शहरोज़ को देखा तो शहरोज़ ने उसके देखने पर आंख विंग की थी जिस पर उसने सिटपटाते निगाहों का जाविया बदला था। हाँ, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम काज़मा को वापस हवेली छोड़कर जाओ, यहाँ से बहुत सी याद कर रहे हैं इसे और तुम अब जा सकते हो, लेकिन अगर माँ से मिलना चाहो तो तुम मिल आओ। एहतशाम ने संजीदगी से कहा तो साइम बिना कुछ कहे ही उठ गया था। वो वैसे ही बहुत जल्दी काज़मा के पास जाना चाहता था। उसको रोता छोड़कर आने से उसके लिए बाइस से तकलीफ था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अब उसका गम थोड़ा कम तो हो गया होगा। शहरोज़ भी एहतशाम से मिलते हवेली चला गया था। उसके जाते ही वो सभी अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए थे। एहतशाम जो अपने कमरे की तरफ गया था कुछ सोचते उसने अपने रुख को रुशना के कमरे की तरफ किया था। दरवाज़ा खटखटाने पर जब अंदर से कोई जवाब ना मिला तो वो अंदर दाखिल हुआ था जहाँ रुशना अपने दोनों बाजू घुटनों पर लपेटे रोने में मसरूफ़ थी। रुशना उसके सामने बैठते एहतशाम नरमी से पुकारा तो रुशना ने उसकी जानिब देखा था जो उससे थोड़े फासले पर उसके साथ ज़मीन पर बैठ गया था। रुशना को उसको देखते नए सिरे से रोना आने लगा। रुशना, तुम्हें घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें शहर से पढ़ना था और मैं तुम्हें कभी भी वहाँ अकेले नहीं भेज सकता था। घर की औरतों के मामले में किसी और पर यकीन नहीं कर सकता था। आहद इसी यूनी में पढ़ता था, इसलिए तुम्हें भी वहीं दाखिला दिलवा दिया था। आहद बेहतरीन दोस्त है मेरा, मैंने उसे तुम्हारी हिफाजत के लिए कहा था, लेकिन इन्हें मोहब्बत हो गई तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कसूर है तो यहाँ पर कि तुमने हमें इस बारे में पता नहीं चलने दिया, लेकिन जो गया उसे छोड़ दो और ये रोना बंद करो। अब रोने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर तुम माँ की वजह से परेशान हो तो तुम उनसे माफ़ी मांग लो, मुझे उम्मीद है वो जल्द माफ़ कर देंगी। एहतशाम ने नरमी से समझाया और उठ खड़ा हुआ था। भाई फूफो माफ़ कर देंगी, लेकिन आहद वो कैसे माफ़ करेंगे? उनसे माफ़ी मांगने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। वो जो कमरे से बाहर जा रहा था उसकी रूहान सी आवाज़ पर रुका था, लेकिन पलटा नहीं। वो तुमसे माफ़ी का तलबगार है भी नहीं। मेरी नज़र में वो तुम्हें झुकाकर खुश नहीं होगा। अगर तुम्हें परेशान होना था तो सिर्फ माँ के लिए हो। रुशना हैरत से उसकी बातें से समझने की कोशिश कर रही थी जो उसे और उलझा कर चला गया था, लेकिन वाकई उसके लिए सबसे ज़्यादा शाहीना बलोच को मनाना ज़रूरी है जो इस बात से दिल बर्दाश्ता हो गई। एहतशाम कमरे में आया तो जोहा को कमरे में चक्कर काटते पाया। नफ़ी में सर हिलाता अलमारी के पास रुकते अपना सूट लेते वॉशरूम में घुसा था। जोहा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया था जिस पर उसकी आंखों में फ़ौरन आंसू चमके थे। मुंह बसोड़ते वो अपनी जगह पर लेटती सर तक कंफर्टर तान गई थी। वो शावर लेकर निकला तो उसकी नज़र जैसे ही जोहा पर पड़ी तो उसकी कुशादा पेशानी पर शिकन उभरी थी। वो टॉवल वहीं सोफे पर फेंकते उसकी तरफ बढ़ा और एक झटके में उससे कंफर्टर उतारा था। वो जो सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी एहतशाम की हरकत पर घबरा कर उठी थी जो उसे ही गुस्से से घुर रहा था। जोहा, ये क्या हरकत की है तुमने? दोनों बाजू सीने पर लपेटे उसको गहरी निगाहों से देखते बोला
तो जोहा सख्ती से आंखें मींची थीं, जबकि उसके दुपट्टे से बेनियाज वजूद को देखते उसके सीने में जज्बातों का तूफान उठा था, जिस पर बामुश्किल जब्त किए खड़ा था। साईं, मैंने क्या हरकत की है? मैं तो सिर्फ सो रही थी, जोहा ने नरमी से कहा, जिस पर एहतशाम ने आंखें छोटी करते हुए उसे घूरा। शौहर को खाना दिए बिना तुम सोने की तैयारी कर रही हो? कितनी जालिम हो तुम! यहाँ तुम्हारा शौहर भूखा है और तुम्हें अपनी नींद की पड़ी है। एहतशाम ने उसे शर्मिंदा करना चाहा, जिसमें वो कामयाब भी हुआ था। आई एम सॉरी साईं, मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ। जोहा अपना दुपट्टा उठाते उजरत में बोलती उसके करीब से गुजर रही थी, जब एहतशाम ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे एक झटके से अपने करीब किया था। अब मेरा खाने का इरादा नहीं है, मेरे कहने पर तुम खाना लेने जा रही हो, जबकि तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए। एहतशाम ने उसकी लट को उंगली पर लपेटते मखमूल लहजे में कहा तो जोहा अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई थीं। नहीं साईं, मैं तो... इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती, एहतशाम उसके लबों को कैद करता उसको खामोश करवा गया था। कुछ तौक़ुफ़ के बाद पीछे होते उसका लाल भभूका चेहरा देखते दिलकशी से मुस्कुराया था। उसको बाहों में भरते बेड पर लाया तो जोहा को उसके इरादे जानकर घबराहट होने लगी थी। बहुत कुछ कहने की चाह में लब सिर्फ फड़फड़ा कर रह गए थे। एहतशाम ने नरमी से उसके गले से दुपट्टा निकाल कर वहाँ अपने लब रखे थे, जब जोहा की आवाज़ पर खुमार आलूद नज़रों से उसकी तरफ देखा था। साईं भाई क्यों आए थे और रायका भाई की बहन कैसे हुई? जोहा के पूछने पर एहतशाम ने उसे खशमगी नज़रों से देखा था। इस बात की इस वक्त तो बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था, सिर्फ इतना जान लो कि रायका और साईं सगे बहन भाई हैं। रायका का असल नाम कुरतुल ऐन था, लेकिन फिर बाबा ने रायका रख दिया था और वो साईं से 3 माह बड़ी है और तुम और आहद उसके सौतेले बहन भाई हो, इसलिए अब तुम्हारी आवाज़ ना आए। एहतशाम सख्ती से उसको बोलता फिर से उसकी गर्दन पर झुक गया था। उसे अब समझ आई कि रायका ने साईं को नाम से क्यों पुकारा था, और ये जानकर झटका लगा कि वो उसके सौतेला भाई है, जब भी शायद उससे इतनी दूर रहता था। तो क्या रायका और शहरोज़ भाई की शादी होने वाली है? जोहा ने फिर से सवाल किया तो एहतशाम ने गुस्से से उसकी कुर्बत की वजह से सुर्ख होती आंखों से उसको घूरा था, जिस पर जोहा ने हलक तर्क करते मुंतज़िर निगाहों से उसकी जानिब देखा था। एहतशाम ने बिना कुछ कहे उसकी गर्दन पर दांत गाड़े तो जोहा के मुंह से सिसकी निकली थी, जिसको सुनते एहतशाम ने उसे देखा था जो खुफकी से उसे देख रही थी। अगर अब तुम्हारी फिर से कोई आवाज़ आई ना तो मुझसे किसी भी तरह की नरमी की उम्मीद ना रखना, उसने निचले लब को अंगूठे से सहलाते वार्न करते अंदाज में कहा तो जोहा ने निगाहों का साविया बदला था, जिस पर एक जानदार मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई थी। उसका रुख अपनी जानिब करते एहतशाम पूरी शिद्दत से उसके लबों को कैद कर गया था। उसकी बढ़ती शिद्दत से तंग आते जोहा ने मज़ाहमत करते उसके सीने पर हाथ रखते उसको पीछे करना चाहा था, जिस पर वो उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लेते बेड ग्राउंड से लगा गया। अपनी मान पूरी करते पीछे होते उसे देखने लगा जो खींच खींच कर सांस लेती अपना सांस हमवार करने की कोशिश कर रही थी। एहतशाम इस करीब से उठते एक झटके में अपनी शर्ट उतार कर फेंकता उसके वजूद पर काबिज हुआ था। जोहा भी बिना मज़ाहमत किए अपने आप उसको सुपुर्द कर गई थी। शहरोज़ चौधरी हवेली पहुंचा तो समीना चौधरी और रहीम चौधरी उसे हॉल में बैठे नजर आए थे। वो इन्हें सलाम करता समीना चौधरी के साथ बैठी तो मुलाजमा को पानी का कहने लगा था, जब रहीम चौधरी की करखत आवाज़ गूंजी थी। शहरोज़, तुमने 2 दिन बाद भी हवेली आने की जहमत क्यों की? वहीं रहते जहां तुम 2 दिन से मौजूद थे। बाबा, मैं शादी करना चाहता हूं। शहरोज़ ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते अपनी बात कही थी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था उनके सवालों से बचने का, इसलिए संजीदगी से कहता पानी गिलास उठाकर पीने लगा जो अभी मुलाजमा रख कर गई थी। ये क्या कह रहे हो शहरोज़, क्या किसी को पसंद करते हो? समीना चौधरी ने मोहब्बत पाश लहजे में पूछा तो उसने लब बाहम पेवस करते नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं मॉम, पसंद नहीं करता, लेकिन क्या पता बाद में करने लगूं। आप लोग शादी तो करवाएंगे ना, तो इससे करवा दें जिसे मैं चाहता हूं। शहरोज़ पानी का गिलास रखते साफ गोई से बोलते अपने कमरे की तरफ जा रहा था, जब रहीम चौधरी की गुस्से भरी आवाज़ उसकी समातों से टकराई। जब सब कुछ सोच कर ही बैठे हो तो ये तो बता दो कि जाना कब है उसका रिश्ता मांगने के लिए? वैसे अच्छी बात है, तुम्हारे इश्क मोहब्बत का भूत जल्दी उतर गया, वरना तुम कैसे खुद गर्ज बन सकते थे किसी और की दिल में बसाकर किसी और से शादी करना? ये तुम्हारे काम तो नहीं। रहीम चौधरी की इस्तेज़ा आवाज़ पर शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख पड़ती आंखों को बंद करके खोला था। मॉम, चंद दिन बाद बता दूंगा आपको। बिना पलटे जवाब देता सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में चला गया था। समीना चौधरी ने तासुब से अपने शौहर की जानिब देखा था और फिर खुद भी अपने कमरे की तरफ चली गई थी। जिसका इंतज़ार था वो आ गया था, अब बाहर बैठना बेकार ही था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसे हनूस रोता देख उसके माथे पर शिकनों का जाल बिछा था। मजबूत कदम उठाता उसके नज़दीक खड़े होते उसे देखने लगा था, जो तकिए में मुँह छुपाए रोने में मसरूफ़ थी। अब उसको इतना रोने पर साइम को चिढ़ हो रही थी। हाथ में थामे शॉपिंग बैग
वहाँ रखी कांच की टेबल पर रखते उस पर झुकते उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था, हनी, क्या तुम्हें पता है कि तुम पूरे 2 घंटे इस घर में अकेली रही हो? उसकी सरगोशी अपने कान के करीब सुनते उसने फौरन अपना तकिया से निकलते बेयकीनी नज़रों से उसे देखा था, जो एक घुटना फोल्ड करके बेड पर रखे उस पर झुका हुआ था। आप इतने बुरे हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप मुझे अकेला छोड़कर घर से बाहर चले गए। ज़रूर इस अमारा चुड़ैल के पास गए होंगे। काज़मा ने मुंह फुलाते नरूठेपन से कहा। तो जहाँ साइम को उसकी पहली बात और उसके लहजे की मासूमियत पर उस पर प्यार आया था, वहीं उसकी आखिरी बात सुनकर उसका हलक तक कड़वा हो गया था। वो सीधे होकर बैठता उसे गौर से देखने लगा था। काज़मा, अगर अब फिर से तुमने आंसू बहाए ना तो मुझे मजबूरन वही साइम बनना पड़ेगा, और फिर तुम्हारा बुरा होने का खिताब भी मैं खुशी से लूँगा। उसके दोबारा रोने की तैयारी करते देख वह उकताए हुए लहजे में बोला था, मेरी ज़िंदगी में शायद सबके आंसू साफ करना रह गया है। थोड़ी देर पहले रायका का रोता चेहरा याद करते उसका मूड बुरी तरह ऑफ हुआ था। उसकी बुड़बुड़ाहट काज़मा ने बगौर सुनी थी। आप मुझे इतना रुलाकर किसके आंसू साफ करने लगे थे? काज़मा ने उसको कड़े चतूनों से घूरते हुए पूछा। तो साइम उसके लहजे में छुपी जलन को महसूस करते मुस्कुराए बिना नहीं रह सका था। उसका ये बदला बदला अंदाज उसे बहुत पसंद आ रहा था। अब जब तुमने कह दिया कि मैं अमारा के पास गया था, तो तुम्हारी बात की नफ़ी कैसे कर सकता हूँ? अच्छे शौहर तो अपनी बीवियों को हर बात बताते हैं ना। साइम कोहनी को बेड पर टिकाए हथेली पर अपना सर रखते नींद तराज होकर उससे बोला। तो काज़मा मुँह खोले सदमे से उसे देखने लगी। हाँ, तो ये खसूसियात अच्छे शौहर की होती हैं। आपको किसने कह दिया कि आप अच्छे शौहर हैं? ज़्यादा ही खुशफहमी पाल रखी है आपने, काज़मा ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तो साइम ने पहलू बदला था। उसकी बात ठीक ही थी। वो अभी तक एक बुरा शौहर ही साबित हुआ था, जिसकी ज़ात से सिर्फ काज़मा को तकलीफ ही पहुंची थी। एहतशाम अब अपनी लड़ाई में कंटिन्यू करेंगे। अभी तुम तैयार हो जाओ। साइम उठकर वो बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। तो काज़मा नासमझी से इस बैग को देखने लगी। ये क्या है? उसके हाथ से बैग लेते मुस्तफसिर हुई। तो साइम ने झुककर उसकी भीगी पलकों पर अपने लब रखे थे, जबकि इस अचानक अपराध पर काज़मा कुछ समझ ही ना सकी। लबों को तर्क करते वो खुद से ही बैग के अंदर मौजूद ड्रेस को देखने लगी थी। तो उसके सुर्ख चेहरे और हाथों की लर्जिश को देखते साइम के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट आई थी। हनी, तुम मेरी ज़रा सी कुर्बत पर इतना घबरा रही हो, अगर आगे कैसे बर्दाश्त करोगी? साइम ने उसकी नज़रों के हिसार में लेते जुमैनी अंदाज में कहा। तो काज़मा ने बिना कोई जवाब दिए वो ड्रेस निकालने लगी। मैं चाहता हूँ तुम ये पहनो। काज़मा ने साड़ी जैसे ही निकाली, साइम ने खुमार आलू लहजे में कहा। तो काज़मा के माथे पर पसीना चमका था। ऐसे कपड़े पहनने तो दूर की बात थी, उसने कभी लेने के बारे में भी नहीं सोचा था, और उनको पहनना उसके लिए किसी महाज पर जाने के मुतरादिफ था। लेकिन मैंने ये कभी नहीं पहनी, काज़मा ने एक बार बेबस होकर उसको देखकर कहा। तो साइम अपनी मुस्कुराहट जब्त करते उसके सामने बैठा था। ठीक है, तो मैं मदद कर दूंगा, साइम ने अपने लहजे को संजीदा करते कहा। अलबत्ता आंखों में शरारत नाच रही थी, जो काज़मा की नज़रों से पोशीदा ही थी। उसकी ऑफ़र पर काज़मा की आंखें फैली थीं, हैरत से गेंग चेहरा लिए उसको दिख रही थी, जबकि उसके चेहरे के तासरात देखते साइम को अपना कहका जब्त करना मुश्किल तरीन मरहला लग रहा था। जब्त के बायस सारा चेहरा सुर्ख हो गया था। तौबा, आप इतने बेशरम इंसान हैं, काज़मा सुर्ख चेहरा लिए तपे हुए अंदाज में बोली। तो साइम का फलक शिगाफ कहका कमरे में गूंजा था, जबकि उसको पहली दफ़ा खुलकर हंसते देख काज़मा मबहूत हुई थी। उसकी हंसी वाकई दिलकश थी। जिसकी नज़र खुद पर पड़ती उसने घबरा कर निगाहों का जाविया बदला था। साइम ने नफ़ी में सर हिलाते दूसरे बैग से फ़्राक निकालते उसकी जानिब बढ़ाई। तो काज़मा ने सुकून का सांस खारिज करते वो फ़्राक उसके हाथ से ले ली, लेकिन वो अभी भी समझने से कोशिश कर रही थी कि साइम ये सब इसे क्यों दे रहा है। ब्लैक कलर की पैरों को छूती फ़्राक, जिसके नेट के बाजुओं पर वाइट स्टोन से काम किया गया था, साथ मैचिंग हिल्स देखते वो परेशानी से मामला समझने की कोशिश कर रही थी, जब साइम की आवाज़ उसे होश में लाई। हनी, तुम ये चेंज कर लो जब तक चीना आकर तुम्हारा लाइट सा मेकअप कर देगी, साइम वालाहाना नज़रों से उसको देखकर बोला। तो काज़मा को उससे पूछने के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आया था। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों दे रहे हैं? क्या हम कहीं जा रहे हैं? तुम तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगा कि कहाँ जा रहे हैं। साइम ने उसको खड़ा करते उसके हाथ में ड्रेस पकड़ाकर उसे वॉशरूम की तरफ दरवाजे की तरफ भेजा। तो काज़मा रुक कर उसको देखने लगी, जो उसको ही देख रहा था। पहले तो आपने मुझे मुलाजिम के कपड़े पहनने के लिए दिए, तो अब ये नए कपड़े क्यों लेकर आए हैं? एक हाथ कमर पर टिकाती लड़ाका औरतों की तरह बोली। तो साइम ने अब की बार गुस्से से उसे घूरा था, लेकिन फिर खुद को पुरसुकून करते प्यार से उसको कहने लगा। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं फिर से मुलाजमा के कपड़े तुम्हें दूँ? नहीं ना, इसलिए ये पहन लो। ज़रूर खुद का कोई मकसद होगा, वरना इतना अच्छा तो है नहीं। काज़मा धीरे से बुड़बड़ाई थी। कुछ कहा क्या आपने जानम? साइम उसके पीछे खड़े होते पूछा था। जी नहीं, मेरी इतनी मजाल नहीं है जो मैं आपको कुछ कह सकूं, जकूटा जिन कहीं के। पहली बार
بلند آواز میں کہی تھی، جو کہ آخری بات ہلکے سے کی تھی۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی اچھی بیویاں اپنے شوہر سے زبان درازی نہیں کرتیں۔ سائم نے اس کے گال پر اپنی ناک ٹریس کرتے ہوئے کہا تو کاظمہ بدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ اچھی بیویاں اپنے شوہروں کو ملتی ہیں، میں پتہ نہیں آپ کو کیسے مل گئی، کاظمہ مسکراہٹ روکتے اسے کہتے۔ سائم کو بری طرح چونک آ گئی۔ وہ حیران سا اس کی زبان کے جوہر سن رہا تھا۔ ایک نظر اس کے بند دروازے کو دیکھتے وہ بعد میں نپٹنے کا سوچتے خود کمرے سے نکل گیا تھا۔ کاظمہ نے یہ فراک پہن تو لی تھی، لیکن اب اسے سائم کے سامنے جانے کا سوچتے ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پیروں کو چھوتی فراک جس کا گلا کافی ڈیپ تھا، جبکہ بیک پر لگی ڈوریاں جس کی مدد سے گلے کو سیٹ کیا تھا، نیٹ کے بازو جو اس نے آج اس سے پہلے کبھی نہیں پہنے تھے۔ خود کو شیشے میں دیکھتے وہ نہ جانے کتنی بار اس ڈریس بنانے والے کو صلواتیں سنا چکی تھی۔ خود میں ہمت مجتمع کرتے اس نے ایک آخری نظر خود پر ڈالی تھی، لیکن پیچھے سے نظر آتی اپنی کمر کو دیکھتے اس نے غصے سے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات لیے دوپٹے کو اپنے اوپر اچھے سے پھیلاتے تھوڑا سا دروازہ کھولتے جھانک کر ایک نظر کمرے میں دڑائی تھی۔ سائم کو نہ پا کر اس نے شکر کا سانس لیتے اپنے قدم کمرے میں رکھے تھے، جلدی سے دوپٹہ اتارتے ڈرائر نکالتے بال سکھانے لگی تھی، گاہے بگاہے نظر دروازے پر بھی ڈال لیتی تھی۔ سائم کا موبائل بیڈ پر بجتے اس کے ہاتھوں میں تیزی آئی تھی۔ سائم جو ڈریسنگ روم سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا، رنگ ٹون کی آواز پر باہر آتا بیڈ کی طرف بڑھنے لگا تھا جب اس کی نظر کاظمہ پر اٹھتے وہیں جم گئی تھی، جبکہ کاظمہ اس کے اچانک سے نمودار ہونے پر حواس باختہ اپنے دوپٹے کی طرف بڑھی تھی، لیکن اس کو شرٹ لیس دیکھتے دونوں آنکھیں سختی سے میچتی اپنا رخ دیوار کی طرف کر گئی تھی۔ سائم کی نگاہیں اس کے سراپے کا طواف کر رہی تھیں، کمر پر بکھری گیلی زلفیں جن سے پانی کے قطرے نکلتے زمین پر گر رہے تھے، پیچھے کے گلے سے جھانکتی اس کی دودھیا کمر دیکھتے اس کی آنکھوں میں خمار اترا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، اس کے بالوں سے آتی بھینی بھینی خوشبو اس کے حواس طلب کر رہی تھی۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے وہ گہرا سانس کھینچتے کاظمہ کا سانس سینے میں اٹکا گیا تھا۔ اپنی گردن پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے اس کی ہتھیلیاں ارک آلود ہوئی تھیں۔ اپنے بالوں کو کمر سے سرکتے دیکھ کاظمہ تیزی سے پلٹی تھی۔ اس کے پلٹنے پر سائم کی نگاہیں اس کے چہرے کے نقش میں الجھ تھی، کپ کپاتے سرخ لبوں پر اٹکی تھیں جس کو دیکھتے اس کے حلق میں کانٹے چبھے تھے۔ وہ ایک ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹتا پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا تھا کہ اس کے عمل سے کاظمہ کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ اس کے لمس میں بڑھتی شدت کو محسوس کرتے کاظمہ نے اس کے کندھے کو تھاما تھا۔ کچھ توقف بعد وہ پیچھے ہوتے اس کو گہرے گہرے سانس لیتا دیکھنے لگا۔ شاید شدت بھرا لمس اس کے گال پر چھوڑتے وہ اسے اپنے حصار سے آزادی دیتے۔ ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا، جبکہ کاظمہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں کھڑی تھی جب چینا اندر آئی تھی۔ میم آپ بیٹھ جائیے، میں آپ کو تیار کر دوں گی، چینا مسکراتے ہوئے بولی تھی تو کاظمہ اپنے شور کرتی دھڑکنوں کو سنبھالتے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی چینا اسے بغور دیکھنے لگی، جبکہ اس کے اتنے غور سے دیکھنے پر گھبراہٹ ہونے لگی تھی کہ کہیں وہ اسے کچھ پوچھ ہی نہ لے۔ آپ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی سر کے کہنے پر میں آپ کو صرف مسکارا اور لپسٹک لگا دیتی ہوں۔ چینا خود سے بولتی ہی اس کی لمبی پلکوں کو سنوارے میک اپ سے اس کی لمبی پلکوں کو مسکارے سے کوٹ کرنے لگی تھی۔ لپسٹک ریڈ لگانا، وہ جو پنک کلر کی لپسٹک اٹھا رہی تھی اس کی سنجیدہ آواز پر پیور ریڈ کلر سے اس کے لبوں کو رنگتے سبز نگینوں میں کاجل ڈالے اس نے اس کے بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں قید کرتے چند رٹیں نکالی تھیں۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، چینا اس کی تعریف کرتے چلی گئی تھی، لیکن کاظمہ کی نظریں شیشے میں نظر آتے اپنے عکس پر تھیں۔ وہ آج پہلی بار تیار ہوئی تھی، وہ بھی سائم کی فرمائش پر، جبکہ اس کے ارادوں کا سوچ سوچ کر ہی اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ چینا کے کہنے پر وہ اپنے کمرے سے نکلتی پورج میں آئی تھی جہاں وہ گاڑی میں بیٹھے اس کا منتظر تھا۔ وہ دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں مسلتے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ سائم کے ساتھ اس کا دوسرا سفر تھا، پہلے کو یاد کرتے اس نے جھرجھری لی تھی۔ اس کی غائب دماغی کو محسوس کرتے سائم جیسے اس کے دماغ تک جا پہنچا تھا۔ لب باہم پیوست کرتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اسے اس وقت خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس کی محبوب بیوی کی ذہن میں بس اس کی ذات سے متعلق چند یادیں تھیں جن میں بھی اس نے اسے تکلیف سے دوچار کیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کاظمہ نے ایک چور نگاہ اس پر دیکھتے دوبارہ اپنا رخ کھڑکی کی طرف کیا تھا۔ وہ جو سوچوں میں محو تھا اس کی آواز پر ہوش میں آتے اسے دیکھنے لگا جو پوری دل جمی سے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ سائم نے بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کی تھی جس پر کاظمہ ڈرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی جو سر تاثر چہرے پر سجائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا ہے کہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کاظمہ نے ایک بار کاظمہ نے اب کی بات چلا کر پوچھا تو سائم نے اس کی طرف دیکھا تھا جو اس کے دیکھتے ہی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ یہ تم نگاہیں کیوں چرا رہی ہو؟ سائم نے مسکراہٹ روکتے پوچھا تو کاظمہ گڑبڑائی تھی۔ نہیں،
मैं क्यों निगाहें चुराऊंगी। कासमा ने ठीक दुपट्टा करते हुए साइम से ज़्यादा खुद को यकीन दिलाया था, जबकि साइम की शोख नज़रें उसे कहीं भाग जाने पर मजबूर कर रही थीं। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, साइम ने एक जगह गाड़ी रोकते उससे कहा तो कासमा भी उसकी पैरवी करते दरवाज़ा खोलते बाहर निकली थी। बस थोड़ी सी दूर हमें पैदल जाना है, साइम ने उसका हाथ थामे नरमी से कहा तो उसने इस बात में सर हिलाया था। बस यही लाना चाहता था तुम्हें, साइम ने उसको देखते मोहब्बत पाश लहजे में कहा तो वो जो अपनी फ्रॉक संभालते आ रही थी उसकी आवाज़ पर नज़र उठाकर सामने देखा। सामने का मंजर देखते देखते उसी मंजर जम गई थी। दूर दूर तक फैली रेत जिस पर छोटे छोटे दिए हार्ट शेप में रखे थे, उनके बीच में लिखा साइम लव कासमा। उसका दिल धड़का गया था। इससे कुछ फासले पर मौजूद सफ़ेद परों से सजा एक हट था जिसके चारों तरफ लगे पर्दे हवा के दोष लहरा रहे थे। वहां तक पहुंचने के लिए फूलों से रविश बनाई गई थी। ज़मीन पर लगे मखमली बिस्तर पर सुर्ख गुलाबों की पत्तियां देखते कासमा एक नज़र साइम को देखा था, जो बहकी बहकी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। कासमा ने अपनी दूसरी तरफ देखा तो वहाँ भी फूलों और सफ़ेद पर्दों से सजाई गई थी जगह, जिसके बीच में मौजूद एक छोटी सी टेबल और 2 कुर्सियाँ रखी थीं। ये सब देखते उसके गले में गिल्टी उभरकर मदम हुई थी। उसके इरादे जानकर उसकी पेशानी पर पसीना चमकने लगा था, जबकि दिल पसलियों में धड़क रहा था। तो फिर कैसा लगा तुम्हें ये सब, साइम ने उसके पीछे से हिसार में लेते उसकी गर्दन पर लब रखे तो कासमा ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां बंद की थीं। साइम घर चले, उसके लबों का लम्स जा बजा अपनी गर्दन पर महसूस करते कासमा ने कपकपाते पूछा था। उसकी बात साइम उसे एक झटके से घुमाता अपने सामने कर गया था कि कासमा के हाथ बेसाख्ता उसके सीने पर आए थे, जिस पर संभालते उसने फ़ौरन हटाए थे। क्या कहा तुमने कि घर चले? मतलब कासमा मेरी सारे दिन की मेहनत तुम इस तरह बर्बाद करोगी? साइम ने सदमे से पूछा तो कासमा हैरान होती उसको देखने लगी। सारा दिन तो वो उसके साथ था और उसने खुद कहा था कि वो 2 घंटे के लिए बाहर गया था, तो ये सब कुछ 2 घंटे में क्या था? कासमा के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। आपने किया ये सब कुछ? कासमा ने अपनी हैरत छुपाए बिना पूछे तो साइम ने बहुत ज़ब्त से उसके चेहरे की तरफ देखा था। ये सब जिसने भी किया है, तुम ये सब सोचकर अपने जहन पर ज़्यादा जोर ना डालो, आ जाओ खाना खा लो। साइम गुस्से से उसको घूरता उसका हाथ थामे टेबल की तरफ गया था। उसके कंधे से ढलकती चादर को ठीक करते उसके सामने रखी कुर्सी पर बिठाते किसी को मैसेज टाइप किया था। जब 10 मिनट बाद 2 लोग जो वेटर के लिबास में थे उनके आगे खाना रखते वहाँ से चले गए थे। कासमा दाद देती नज़रों से साइम की तरफ देखा था, जो उसकी प्लेट में फ्राइड राइस और मंचूरियन निकाल रहा था। अपने सामने अपना पसंदीदा खाना देखते उसकी भूख चमकी थी। उसने साइम के इशारा करने पर खाना शुरू किया था। खुद पर मुसलसल उसकी नज़रों की तपिश महसूस करते कासमा के हलक में निवाला अटका था। उसने ज़रा सी नज़र उठाकर उसे देखा तो वो सिगरेट सुलगाने में मसरूफ़ था, जिसको देखते उसके चेहरे पर नागवार तासरात आए थे। कासमा ने प्लेट पीछे खिसकाई तो साइम ने उसके प्लेट में देखा था, जहाँ से 1-2 चम्मच ही खाया गया था। साइम घर चले। अब कासमा ने इधर उधर नज़र दौड़ाते कहा तो उसने सिगरेट जूते से मसलते उसको देखते उठ खड़ा हुआ था। कासमा भी जल्दी से उठते उसके पीछे ही गई थी। एक अफसोस भरी नज़र उसने टेबल पर डाली थी, जहाँ सब कुछ वैसा ही था। ये देखकर उसको अफसोस हुआ था। वैसे आपने खाना क्यों नहीं खाया? उसके साथ चलती तफक्कुर से पूछा तो साइम धीरे से मुस्कुराया था, क्योंकि मेरा आज तुम्हें खाने का इरादा है। उसको अपने करीब करते कान की लो पर अपने होंठ रखते बेबाक सरगोशी की तो कासमा के गाल तप उठे थे। वैसे तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ डांस का भी प्रोग्राम बना रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम्हें आता नहीं होगा, इसलिए वक्त ही बर्बाद होगा, मेरा भी और तुम्हारा भी। उसके गाल पे लब रखते खुमार आलूद लहजे में कहते उसके लबों पर अपने लब रख गया था। कासमा ने सख्ती से आंखें मीचे उसके कॉलर को मुट्ठियों में दबोचा था। कासमा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें मुलाजमा के कपड़े पहनने के लिए दिए थे? उसको कमर से थामते अपने करीब करते पूछा तो कासमा चौंकी थी। कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में शोरीदा जज्बात का ठाठे मारता समंदर देखते दोबारा अपना सर झुका गई थी। वो कपड़े नए थे हनी, तुम्हें मैं किसी को हाथ ना लगाने दूँ, गोया कि किसी की उतरन तुम्हें पहनाऊंगा। वो सब मैंने असफंद बलोच के दिखाने के लिए किया था, ताकि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दें। उसको ना बोलते देख साइम ने खुद से कहा तो उसके लहजे की जनूनियत महसूस करती। कासमा ने लब कुचले थे। अपने हर उस रवैये की माफ़ी मांगता हूँ तुमसे जिससे तुम्हें तकलीफ़ हुई थी। जितनी तकलीफ़ तुम्हें होती थी ना, उससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई थी। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? उसके लबों को हल्के से छूकर पूछा तो कासमा ने नफ़ी में सर हिलाते ज़ुबान से हाँ में इकरार किया था, जबकि उसकी हरकत देखते साइम का जानदार कहका गूंजा था। उसका जवाब सुनते साइम ने मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बोसा देते उसे एक झटके में बाहों में उठाता मखसूस जगह की तरफ गया था। उसको नरमी से लेटाते उसके गिर्द लिपटी चादर को उतरते एक तरफ फेंका था, जबकि इस अमल पर कासमा का दिल धड़कता अपने होने का एहसास दिलाने लगा था। तुम वो हो
जिसे देखकर मेरे दिल की खाली टहनी पर फूल गुलाब के खिल जाते हैं, जिसे देखकर मुझे अपनी मर्जी के सारे मौसम नजर आते हैं। तुम रूहे मन हो। उसके कान की लो को चुमते सरगोशी नुमा आवाज में बोला तो उसकी भाप उड़ाती सांसें उसके चेहरे को झुलसा रही थीं। उसका वजूद लरजने लगा था। उसकी आंखों में नजर आते जज्बात को देखते काज़मा अपना रुख बदल गई थी। साइम ने दिलचस्पी से उसको देखा था। उसकी कमर पर बांधी डोरियों को देखते उसने एक झटके में इन्हें खोला था। रूहे मन, आज फरार मुमकिन नहीं है। आज तुम में खोकर साइम बलोच अपनी ज़ात को भी भूलना चाहता है। उसका रुख अपनी जानिब करते उसकी गर्दन से दुपट्टा निकाला तो काज़मा आंखें मीचती बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ गई थी। अपनी गर्दन पर उसके लबों के जा बजा महसूस करते काज़मा का तनफ्फुस बिगड़ने लगा तो दोनों हाथों का जोर लगाते उसको पीछे किया तो साइम ने जब से उसकी हरकत को देखा जो उंगलियों को मरोड़ती परेशान नजर आ रही थी। उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लेते पूरी शिद्दत से उसके लबों पर झुका था कि उसकी गिरफ्त में वो फड़फड़ा कर रह गई थी। कई आंसू सब्ज रंगीनों से टूटकर उसके चेहरे पर गिरे थे जिन्हें महसूस करते वो नरमी से पीछे होता एक झटके में अपनी शर्ट उतार गया था। शिद्दत भरी जसारत करता वो उसके रहे सहे हवास भी सल्ब कर गया था। काज़मा को दिल उछलकर हलक में आया था जबकि वो उसके कंधे से शर्ट सिरकाता खुद को इस वजूद में गुम कर गया था। अपनी शिद्दतों की बारिश में भगोता वो उसे अपने साथ किसी और ही दुनिया में ले गया था। उसकी बाहों में पिघलती वो खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ गई थी जो सारे पर्दे गिराता उसे अपने नाम कर गया था।